तो हेलो एंड वेलकम टू द अनुरंजन भारद्वाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने बायोलॉजी के सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर प्रारंभ किया वो था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम लोग 6 ग्लैंड्स के बारे में अपने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया। आज हम लोग इस लेक्चर में 3 ग्लैंड के बारे में कम से कम कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और गोनेड्स के साथ साथ कुछ ऑर्गन्स जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा ये वीडियो है ये शुरू होगा एड्रेनल ग्लैंड से, मतलब हमारा पहला टॉपिक एड्रेनल ग्लैंड है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसके लोकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि हमने कहा था कि जब भी किसी ग्लैंड या ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले, खास करके केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो उसका सबसे पहले लोकेशन, स्ट्रक्चर और हार्मोन तथा हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन से किस तरह का डिसऑर्डर हमारे बॉडी में होता है उसको हम लोगों को मेन पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये याद रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा जो भी मैं अपने वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ विस्तृत जानकारियाँ होती हैं जो कि आपको इन्हीं चीज़ों को याद रखने में, उसके लोकेशन को याद रखने में, उसके स्ट्रक्चर और उसके हार्मोन्स को याद रखने में मदद करती है। क्योंकि दोस्तों, बायोलॉजिकल टर्म्स जो हैं, खास करके जो इस चैप्टर में प्रयोग हुए हैं, वे याद रख पाना इतना आसान नहीं होता है। हमें उसे ऊपर से नीचे एक ऑर्डर में याद रखना पड़ता है, ठीक है, और उसी क्रम में याद रखना ज़्यादा आसान होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एड्रेनल ग्लैंड के लोकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अवस्थिति एवं आकृति के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, ठीक है, जो हमारा गुर्दा होता है एब्डोमिनल कैविटी में, उस किडनी के ऊपर अवस्थित होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर अवस्थित होता है। और दूसरा, ये 2 इन नंबर, यानी इनकी संख्या जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। दोनों किडनी के ऊपर एक एक ट्रायंगुलर शेप में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसको हम फिगर में देखना चाहें तो ये रहा ट्रायंगुलर शेप का ये ग्लैंड जो दोनों किडनी के ऊपर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर ही थोड़ा सा देख लें और फिर हम लोग अपने मॉड्यूल में वापस जाएंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे अपने स्लाइड में। तो यहाँ दोस्तों हम लोग एड्रेनल ग्लैंड को देखने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ होता है। दोस्तों, अगर इसका हम लोग नीचे से इसको देखने का प्रयास करें तो हमें इसमें 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, वो फाइबर का बना हुआ होता है और वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। और कैप्सूल के जस्ट नीचे जो एक लेयर है उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। साथ ही साथ जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। तो एक्चुअली में इसके केवल 2 ही पार्ट्स हैं और जो कैप्सूल है वो सिर्फ इसका आउटरमोस्ट कवरिंग है, ठीक है। जो आउटरमोस्ट कवर है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल या कैप्सूल फाइब्रोसा कह लीजिए। दूसरा, उसके नीचे आता है कॉर्टेक्स और तीसरा, उसके नीचे सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। जो दोस्तों हमारा कॉर्टेक्स है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलटा एंड जोना रेटिकुलरिस। दोस्तों, ये नाम थोड़ा कठिन है, आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये खास करके एकेडमिक्स के जो 12th क्लास के या सॉरी 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये याद रखना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बट जनरल कंपटीशन या गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए जब हम बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो इन नामों को याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। आप सीधा कॉर्टेक्स और मेडुला याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग वापस से चलते हैं। तो जो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच एड्रेनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रत्येक एड्रेनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, ठीक है। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसको हम लोग एड्रेनल बल्क भी बोलते हैं और जो मेडुला है उसको मज्जक पिंड भी बोला जाता है हिंदी में। एड्रेनल कॉर्टेक्स बाह्य भाग होता है जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में अभी अपने स्लाइड में देखा, और जो मेडुला है वो आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेडुला और ये रहा हमारा आउटर वाला कॉर्टेक्स, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो कॉर्टेक्स है इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो 3 नाम हमने कहा था, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और एक जोना रेटिकुलरिस, जो हमारे अगले स्लाइड में है। तो यहाँ इन नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको नाम क्या याद रखना है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये वो हार्मोन है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जो सेक्रेट होते हैं इन जो भी हमने नाम बताया, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा या जोना रेटिकुलरिस, इन सभी चीज़ों से। तो हमने कहा कि ये सभी चीज़ें जो हैं आपको हार्मोन्स के नाम को याद रखने में मदद करता है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान में रख पाएँ तो वेल एंड गुड। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो कॉर्टेक्स है। इसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूँ इस तरह से, तो अगर ये हमारा मेडुला है, ये हमारा मेडुला है, ये मेडुला है और ये हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट ये हो गया और उससे ऊपर वाला पार्ट ये हो गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर इसको हम लोग चाहें तो दूसरे कलर से कर लें ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सेम कलर लग रहा है, ये मैंने इसको व्हाइट कलर से ले लिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला और एक सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक। और उसके बाद होता है दूसरा जोना फेसिकुलाटा, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा वाला पार्ट ये है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा, और जो तीसरा है वो है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये हमारा इसके कॉर्टेक्स का डिवीजन हो गया। आइए बात करते हैं कि इनसे जो है क्या सीक्रेट होता है। तो एक्चुअली में दोस्तों जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, इससे तकरीबन 45 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और डिफरेंट जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो अकेले मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल हमने लिखा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कैसा हार्मोन है, मिलेनोकॉर्टिकॉइड्स ग्रुप के हार्मोन हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फेसिकुलाटा की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कोर्टिसोल देखेंगे, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टाइप के हार्मोन्स हैं। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स।
हमें सारे हार्मोन्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकॉइड सेक्रेट होते हैं और इंपोर्टेड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हैं एल्डोस्टेरोन। ठीक है, उसी तरह से जो जोना फेसिकुलेटा है उससे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं और जो इंपोर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं वो है हमारे कोर्टिसोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्टिसोल that is found in 90%, 95%, ओके 90 to 95% ये पाया जाता है। तो ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जोना रेटिकुलरिस की। तो जोना रेटिकुलरिस से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। इसमें दो हार्मोन आ जाते हैं, एक आ जाता है ऑस्ट्रोजन जो फीमेल में रिलीज होता है और एक होता है एंड्रोजन जो मेल में रिलीज होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हार्मोन्स के नाम थे। आइए इसके कुछ फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की, तो आप मिनरल से इसको याद रख सकते हैं। ये मिनरल मेटाबॉलिज्म या मिनरल होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स या मिनरलो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का सिंपल सा मतलब है कि हिंदी में इसको सम स्थिति बोला जाता है, मतलब वो जिस स्थिति में है इस समय, ठीक है, वो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखने का काम करता है। अगर मिनरल्स की मात्रा ब्लड में अधिक हो गई तो ये मिनरलोकोर्टिकॉइड्स ब्लड से मिनरल्स को निकाल के, ठीक है, ब्लड से मिनरल्स को निकाल करके उसको एब्जॉर्प्शन कर, ब्लड से मिनरल्स को निकाल करके सेल तक पहुंचा देता है। ठीक है, और अगर मिनरल्स की कमी हो गई, ठीक है, मिनरल्स की कमी हो गई तो ब्लड में मिनरल्स का सप्लाई भी इसके द्वारा किया जाता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स जो मिनरल मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। इसके भी नाम से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होगा या ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस होगा उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तीसरी बात हम लोग करें कि जो हमारा जोना रेटिकुलरिस है, सॉरी जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है, इस ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स पाए जाते हैं वो है कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स लीवर टू सिंथेसाइज कार्बन फ्रॉम अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, और अगर ये कभी हम खाना नहीं खाते हैं या उपवास या फास्टिंग का जो पीरियड होता है हमारा, या डाइट जब हम करते हैं, डाइटिंग जब हम करते हैं, तो उस समय में हमारे बॉडी को तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट जो कभी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिए हुए थे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ये फंक्शन कैसे होता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। और फिर ये जो कोर्टिसोल है, इस कोर्टिसोल के रिलीज होने पर ये जो लीवर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखा था उसको वापस से कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर ये लीवर के पास जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं है, तो जो एमिनो एसिड, जो प्रोटीन और जो ग्लिसरॉल हमारी बॉडी में है या जो फैट्स हमारी बॉडी में है, उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोर्टिसोल का सेक्रेशन जो होता है जनरली वो स्ट्रेस के टाइम में होता है। जब हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे होते हैं किसी भी वजह से, तो उस टाइम में कोर्टिसोल का ज़्यादा सेक्रेशन होता है, और इस वजह से इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? कोर्टिसोल को। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसको इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि आरबीसी के काउंट को तो इंक्रीज करता है लेकिन डब्ल्यूबीसी को डिक्रीज करता है। और डब्ल्यूबीसी में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, लिम्फोसाइट। ठीक है, और इस लिम्फोसाइट को ये कम करने का, लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन है उसको सप्रेस करने का काम करता है। तो जैसे लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी कर लीजिए आप, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो इस वजह से। और ये जो डब्ल्यूबीसी कहिए या लिम्फोसाइट, ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे मजबूत सेल है।
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सेल है। तो इसलिए जो है, चूंकि इसकी संख्या कम होगी तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के इम्यून को कम करने का काम करेगा। तो इस वजह से इसको इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस की बात करें तो इसमें हमने कहा कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सेक्रेट होते हैं। इसमें दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में सेक्रेट्स होते हैं। जनरली इन दोनों हार्मोन का दोस्तों एक कॉमन काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जैसे कि अगर मेल की बात करें तो मेल में फेशियल हेयर का आ जाना, ठीक है। उसके बाद जो है फेशियल हेयर के अलावा जो साउंड है, साउंड में जो कड़कपन, जो मोटा आवाज हम लोग कहते हैं, जैसे जैसे बच्चे जो मेल जो चाइल्ड है वो बड़ा होता है तो उसके आवाज में परिवर्तन होता है, तो वो इसी एंड्रोजन की वजह से होता है। साथ ही साथ जो प्यूबिक हेयर है उसका ग्रोथ होना, पेनिस का जो साइज है उसमें ग्रो होना, ठीक है। तो ये सब जो है एंड्रोजन की वजह से होता है। दीज ऑल आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद हिप्स का डेवलपमेंट। तो इस तरह की चीजें हमें जो है फीमेल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, साथ में प्यूबिक हेयर भी आप कह सकते हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो ये एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में डेवलपमेंट करता है। अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, तो जो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन है ये एड्रेनल ग्लैंड का, उसको हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की मदद से देखने का प्रयास करते हैं। और ये हमने ट्रूमेन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक से जो है इस फिगर को लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे नीचे सबसे इंटरनल पार्ट जो है एड्रेनल मेडुला है, और उसके बाद ये तीनों जो है हमारा, ये कॉर्टेक्स का भाग है ना, ये कॉर्टेक्स का भाग है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉर्टेक्स को 3 फर्दर जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला जो जोन है, जो कैप्सूल के जस्ट नीचे है, दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स सेक्रेट होते हैं, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो जोना रेटिकुलरिस है उससे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन एक एग्जाम्पल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल एक एग्जाम्पल, और एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन ये जो है हमारे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा चीज जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इस इन एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन के बारे में है, वो ये है कि ये सारे के सारे हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन हैं, ठीक है। कौन से हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है। जनरली जितने भी हार्मोन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो सब के सब कौन से हार्मोन होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। किस चीज के? प्रोटीन के बने हुए होते हैं सामान्यतः हार्मोन, प्रोटीन के बने हुए हार्मोन होते हैं। बाकी सारे केवल 2 तरह के हार्मोन जो है स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, एक सेक्स हार्मोन, ठीक है, एक सेक्स हार्मोन, और दूसरा जो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लें कि आखिरकार हमने कहा था कि हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन या हाइपर सेक्रेशन से कौन से डिजीज होते हैं। तो इसमें हम लोग बात करें जनरली तो एक हमारा होता है कशिंग डिजीज, ठीक है, एक है हमारा कशिंग डिजीज। और ये कशिंग डिजीज दोस्तों कोर्टिसोल की वजह से होता है, ठीक है। हमने अभी देखा था कोर्टिसोल कहाँ से सेक्रेट होता है। कोर्टिसोल क्या है? सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो कहाँ सेक्रेट होगा? जोना फेसिकुलेटा से सेक्रेट होगा। सिंपली आप लोग कॉर्टेक्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स से सेक्रेट होगा। तो कोर्टिसोल के एक्सेस सेक्रेशन से एक डिजीज होता है जिसको हम लोग
कसिंग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? कसिंग सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे कौन सिंड्रोम, इसको एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। कौन सिंड्रोम या एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। इसमें जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन जो अगेन एक मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है, इसके एक्सेस सेक्रेशन के कारण एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। ये नाम से भी है और इसी को हम लोग कॉन्स डिजीज कहते हैं। क्लियर? और तीसरा जो हमारा है इंपॉर्टेंट, उसमें आ जाता है एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज दोस्तों जनरली मिनरलोकोर्टिकॉइड्स के डिफिशियंसी की वजह से होता है, यानी मिनरल्स की कमी की वजह से एडिसन्स डिजीज होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक होता है कसिंग सिंड्रोम जो कोर्टिसोल के अधिक सेक्रेशन की वजह से होता है। दूसरा होता है कौन सिंड्रोम या एल्डोस्टेरोनिज्म, ये इसके नाम से भी हम लोग याद रख सकते हैं, एल्डोस्टेरोन के अधिक सेक्रेशन के कारण होता है। तीसरा होता है एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एडिसन्स डिजीज ये जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स के डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है एड्रेनल विरिलिज्म। ये जनरली हमको जो गोनाडोकोर्टिकॉइड्स हैं उनके हाइपर या हाइपोसेक्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। अगर लेट सपोज, इसको हम लोग अगली स्लाइड में समझने की बात करेंगे, तो हमारे पास दो गोनाडोकोर्टिकॉइड्स हैं, एक है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा है एंड्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। अच्छा, एंड्रोजन मेल में सेक्रेट होता है, थोड़ी मात्रा में, मेल में अधिक मात्रा में सेक्रेट होता है, इसलिए मेल जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में रहेगा तो मेल जैसा दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीमेल में नहीं पाया जाता, ये फीमेल में भी सेक्रेट होता है, लेकिन इसकी मात्रा नेग्लिजिबल होती है। अब जरा सोचिए, क्या एक फीमेल में एंड्रोजन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो क्या ये होगी तो फीमेल, लेकिन इसका अपीयरेंस जो होगा वो कहीं ना कहीं मेल का हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल, इंटरनली फीमेल होना लेकिन अपीयरेंस में मेल हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज विरिलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विरिलिज्म। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं विरिलिज्म। सेम इस केस में भी, एस्ट्रोजन के केस में भी ऐसा ही होगा कि ये फीमेल में भी सीक्रेट होता है, साथ ही साथ मेल में भी सीक्रेट होता है। फीमेल में अधिक मात्रा में और मेल में बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में सीक्रेट होता है। लेकिन अगर मेल में एस्ट्रोजन अधिक सीक्रेट होने लगे तो क्या होगा कि जो ये मेल है इसका अपीयरेंस जो है वो फीमेल जैसा हो जाएगा। इसके ब्रेस्ट जो है वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इनके जो हिप्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, तो अपीयरेंस कहीं ना कहीं फीमेल जैसा हो जाएगा, और ये होता है एस्ट्रोजन के अधिक सेक्रेशन के कारण। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का एक डिसऑर्डर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एड्रेनल विरिलिज्म। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा गायनोमासिया। ठीक है, एड्रेनल विरिलिज्म एंड गायनोमासिया। गायनोमासिया दोस्तों जनरली जो मेल है, ठीक है, मेल बॉडी हो और मेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाए, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं गायनोमेसिया। ठीक है, गायनोमेसिया, मेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। क्लियर? अब गायनोमेसिया होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक तरह का विरिलिज्म हो रहा है। ठीक है, एक तरह का एड्रेनल विरिलिज्म हो रहा है। और गायनोमेसिया के केस में जो मेल बॉडी है उसके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी। हमने अपने इस स्लाइड में देखा, हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको देखा यहाँ पर। ठीक है, कि अगर मेल बॉडी में फीमेल कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा जब एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, एक्सेसिव सेक्रेशन होगा। तो ये था हमारा दोस्तों जो एड्रेनल ग्लैंड है उससे होने वाले डिसऑर्डर, एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके हाइपर या हाइपोसेक्रेशन से होने वाले डिसऑर्डर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें एड्रेनल ग्लैंड का जो तीसरा, जो सबसे इंटरनल पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल मेडुला।
ठीक है, क्या बोलते हैं, एड्रेनल मेडुला। तो सबसे पहली बात, इट इज द सेंट्रल एंड द सॉफ्ट पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का सबसे जो केंद्रीय भाग कह लें और मुलायम हिस्सा है, ठीक है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। क्लियर। एड्रेनलिन की बात करें या एपिनेफ्राइन की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कई एग्जाम में इसको पूछा गया है। जिस तरह से एक हमने एक इस तरह का हार्मोन और भी बताया, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको जो कोर्टिसोल को बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये जो है ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्राइन, ठीक है। चूंकि इमरजेंसी कंडीशन में इसका सेक्रेशन होता है तो ये कार्डियक टिश्यू पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है। और जब हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक अगर हम इसको एक साइकिल बना करके समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्नेक देख लिया, आपके पीछे से डॉग बार्क करने लगा अचानक से, तो आप क्या करोगे, आप एक रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाओगे। आपका बॉडी जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करेगा। बट उस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना, एनर्जी तो चाहिए, अचानक से हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो एड्रेनलिन है, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन को सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये एड्रेनलिन हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। जैसे हार्ट बीट इंक्रीज करेगा तो जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की मात्रा है उसको बढ़ा देगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा, मात्रा तो नहीं लेकिन ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। और इससे क्या होता है, कभी कभी बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया हम लोगों की अधिक हो जाएगी, ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया अधिक हो जाएगी। जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा सांस लेंगे उतना ज़्यादा जो ब्लड है वो लंग्स में डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा और फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा। और हार्ट चूंकि जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो जब हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, हार्ट बीट तेज है, तो वो अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक स्पीड में जो है वो ब्लड वेसल्स में जाएगा और वेसल्स से सेल्स में जाएगा। और सेल्स में क्या होगा, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, सेलुलर रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो निश्चित रूप से जो एटीपी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैग बोलते हैं, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे धीरे धीरे जब हम लोग अपने बायोलॉजी के पूरे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पूरी तरीके से अवगत हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी बस मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एड्रेनलिन करता क्या है, ठीक है। तो एड्रेनलिन, अच्छा, ये जब होगा तो निश्चित रूप से हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी हमको प्राप्त हो जाएगा। हमने अभी कहा कि एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैग बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगा। तो जो इंस्टेंट एक्शन हमने आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी कंडीशन के दौरान किया, वो एड्रेनलिन, जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है उसके सेक्रेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस एनर्जी का यूज करके किया। क्लियर। तो ये है हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड का एक्शन, ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में ओनली। क्लियर। सेम इसी तरह का जो हमारा दूसरा है वो है हमारा नॉर एड्रेनलिन, और ये भी बस यही काम करता है लेकिन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। कब, नॉर्मल कंडीशन में करेगा। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है, उसके सारे हार्मोन्स, उसके सारे फंक्शंस हमने देखे, इसका स्ट्रक्चर और इसका लोकेशन देखा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं पेंक्रियाज की। तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात करें। पेंक्रियाज को हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, ठीक है, अग्नाशय हिंदी के टर्म
इंग्लिश के टर्म से बायोलॉजी में थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इंग्लिश के टर्म ही याद रहें। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश के टर्म ही देवनागरी लिपि में लिख करके दिया जाता है। तो लोकेशन की बात करें तो इट इज जस्ट बिलो द स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी इन द बेंड ऑफ ड्यूडेनम। आइए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमने शायद यहाँ पे इसका फिगर नहीं लिया, तो चलिए मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा गट। गट यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, या कह सकते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है, ठीक है, उसको हम लोग गट बोलते हैं। ये है हमारा स्टोमक, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना, ये भाग, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम छोटी आंत, और छोटी आंत का ये हिस्सा, इसको हम लोग डेडोनम बोलते हैं। इससे नीचे जेजुनम और यहाँ पे इलियम होता है। तो अभी हमें उतना, जो हम ये सब पूरे डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ यहाँ से और यहाँ से हम लोग बॉडी को 3 भाग में बांटते हैं। ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया। और ये है हमारा एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया। और ये है हमारा थोरेसिक एरिया, थोरेसिक एरिया। तो जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, या इसको एब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं, अगर आप इससे इन सभी चीजों को निकाल लें तो एक खाली स्थान बचेगा, खाली जगह बचेगा, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी हुआ। तो सबसे पहला चीज कि एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड से जस्ट बिलो द स्टमक इन द बेंड ऑफ ड्यूडेनम, ये जो ड्यूडेनम का मुड़ा हुआ भाग है, इसके अंदर पेंक्रियाज की अवस्थिति होती है। ये था हमारा लोकेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट लाइज जस्ट बिलो द स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी इन द लेफ्ट साइड। कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे। चूंकि स्टमक लेफ्ट साइड में, उसके जस्ट नीचे है, तो ये भी जो है लेफ्ट साइड में होगा। इन द बेंड ऑफ ड्यूडेनम, मतलब पेट की गुहा में बाईं ओर, आंतरिक पेट के ठीक नीचे ड्यूडेनम के वक्र में अवस्थित है। क्लियर? दूसरा चीज, ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि के समान काम करता है। आकृति की बात करें तो इसके अधिक एक बड़ा भाग जो है वो बाह्यस्राव ग्रंथि के भांति काम करता है, यानी कि लार्ज पार्ट ऑफ पेंक्रियाज एक्ट्स एज एंडोक्राइन वेयर विच सेक्रेट्स पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कुछ लाइपेज वगैरह सब भी पाए जाते हैं, जो कि जो फैट्स हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। साथ ही कुछ कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मैं अभी देखा, दीज एंजाइम्स कैरीड आउट बाय द पेंक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो पेंक्रियाटिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में लाया जाता है और वहां पे उसका जो काम है, जो फंक्शन है, वो परफॉर्म करता है। क्लियर? मतलब ये अग्नाशय नलिका द्वारा छोटी आंत के ड्यूडेनम में पाचन का कार्य करते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा इसका छोटा सा हिस्सा है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा पेंक्रियाज है, तो इसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द पेंक्रियाज अ ग्रुप ऑफ सेल फाउंड
called special group of cell found called islets of Langerhans after the name of their discoverer। जो इसके खोजकर्ता थे श्रीमान लैंगरहैंस, उनके नाम पर ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम रखा गया है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी या एफ सेल। हमें पीपी या एफ सेल को इग्नोर करना चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जानकारी के लिए आप ये समझ सकते हैं इसमें 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल, ठीक है। इसको पॉलीपेप्टाइड सेल भी कहते हैं या फिर इसको एफ सेल कह सकते हैं आप। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको बोलते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल से हार्मोन सेक्रेट होता है उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जो पीपी सेल होता है या एफ सेल होता है, तो पॉलीपेप्टाइड सेल इसका नाम है, तो पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पैंक्रेटिक हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले ग्लूकागोन की बात करें, जो कहाँ से सेक्रेट होता है, तो अल्फा सेल से सेक्रेट होता है, ठीक है। तो ग्लूकागोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अच्छा, ये कहानी हम लोग एक और जगह पढ़े हैं, कोर्टिसोल है ना, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस के टाइम में जो लीवर जो है वो एमिनो एसिड यानी प्रोटीन और जो हमारे फैट्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। दैट इज द एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको वो जो है वो ग्लूकागोन के थ्रू किया जाता है। ग्लूकागोन के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया जाता है लीवर के अंदर, और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग इंसुलिन के बारे में बात करें तो इट डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, इसमें और इसमें इन दोनों के फंक्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि 2 हार्मोन है, एक है ग्लूकागोन और दूसरा है इंसुलिन, ठीक है। तो ग्लूकागोन आप देखिए क्या कर रहा है कि जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ग्लूकागोन सेक्रेट होता है और ये लीवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। लीवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। इस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकागोन ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल ग्लूकागोन का काम है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, ठीक है। और उसी तरह दूसरी बात इंसुलिन की करें तो ये क्या करता है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ग्लूकागोन के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। आइए बात करते हैं हम लोग इंसुलिन के बारे में। तो अगर मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और ये हमारा सेल है, ठीक है, कोई सेल है। सेल का जो मेम्ब्रेन है, हम लोग सेल जो कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो झिल्ली है वो सेमी परमेबल होती है, ये कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है टू कम इनसाइड द सेल, कुछ सब्सटेंस को नहीं करती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये ग्लूकोज को भी अंदर जाने नहीं देती है, और ये मान लीजिए ये ग्लूकोज हमारा इसके अंदर भरा हुआ है ब्लड में, ठीक है, ये ग्लूकोज भरा हुआ है ब्लड वेसल्स में।
तो अभी तो ये जाने के लिए अंदर दे ही नहीं रहा सेल। तो क्या होगा कि इंसुलिन सेक्रेट होगा और इंसुलिन इस सेल पर आकर के एक्ट करेगा। तो सेल पर जैसे ही एक्ट करता है तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन बना देता है। किसके लिए? ओनली फॉर ग्लूकोज। तो इस तरह से ब्लड से ग्लूकोज कहाँ चला गया? सेल में चला गया। तो आप देखेंगे कि ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम हो गया, है ना? क्लियर? तो इंसुलिन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने का काम कर रहा है, और जो ग्लूकागोन है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधात्मक कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है। सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अभी अगर आप देखेंगे कि सेम उसी तरह से अगर दोनों का जो ग्लूकागोन है और जो ग्लूकागोन है और जो इंसुलिन है, अगर ग्लूकागोन का सेक्रेशन ज़्यादा होने लगे तो ये क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? डायबिटीज डिसऑर्डर। दूसरी बात हम लोग करें, जो इंसुलिन है, इंसुलिन ये क्या करता है? ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होगा। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है, हाइपोसेक्रेशन इसका हो जाता है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन शॉक। आदमी बेहोश हो जाएगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल ना कम होना चाहिए, ना जो है ये अधिक होना चाहिए। जो अगर नॉर्मल बात करें तो 70 to 140 जो है ये नॉर्मल कंडीशन रहता है। ठीक है, या फिर नॉट 70, इट्स 120 to 140 जो है ये नॉर्मल कंडीशन रहता है। ठीक है, इससे कम हो रहा है इसका मतलब इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? और इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये दो कंडीशन है। तो हम लोग उसको डिसऑर्डर में हम लोग देखते हैं। अभी बात हम लोग अपने यहाँ तक रह के करते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट हो जाएगा तो दोनों ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इन दोनों के अधिक सेक्रेशन को कम करने का काम करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर की बात कर लें तो डिसऑर्डर में हमने अभी कहा कि अगर इंसुलिन अधिक सेक्रेट हो तो हमने देखा कि क्या होगा? इंसुलिन शॉक होगा। मतलब इंसुलिन का हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन शॉक होगा। और अगर इंसुलिन का हाइपो सेक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? इसको समझते हैं। अगर कम होगा तो क्या ये ब्लड शुगर लेवल जो था हमारा, ये इसको कम कर पाएगा? नहीं। ठीक है, जब नहीं कम कर पाएगा तो ये ब्लड शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर इसी ब्लड में रहेगा, और हम खाना तो खाना छोड़ नहीं रहे हैं, तो और भी ब्लड शुगर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एक तरह का डिसऑर्डर हमारे शरीर में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा हाइपोग्लिसीमिया। ये हाइपोग्लिसीमिया ये यही है, इसके हाइपर सेक्रेशन के कारण, जिसको हम लोग इंसुलिन शॉक बोलते हैं। हाइपोग्लिसीमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लिसीमिया मतलब शुगर लेवल, ब्लड शुगर, ग्लूकोज से आप इसको जो है जोड़ सकते हैं। तो हाइपोग्लिसीमिया शुगर का कम हो जाना, हाइपोग्लिसीमिया। डायबिटीज मेलिटस शुगर का ज्यादा हो जाना, हाइपरग्लिसीमिया। डायबिटीज मेलिटस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर मेलिटस। क्लियर? तो ये था हमारा डिसऑर्डर्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोनेड्स के बारे में। तो गोनेड्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओवेरी जो फीमेल में पाया जाता है, एक होता है टेस्टिस जो मेल में पाया जाता है। ठीक है, गोनेड्स को लैंगिक ग्रंथि कहा जाता है,
जैसे स्त्री में अंडाशय होते हैं और पुरुष में वृषण होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ओवेरी की तो और इसका लोकेशन देखते हैं तो ओवेरी इन फीमेल आर लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। हमने अभी कहा था पेल्विक कैविटी क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला कैविटी है। ठीक है, क्लोज टू फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। इसका हम लोग डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो जो हमारा चैप्टर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर में हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग ये देख लेते हैं। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमारा यूटेरस हो गया और यहां से इस तरह से जुड़ा होता है ये हमारा ओवेरी, और ये हो गया हमारा ओविडक्ट या फिर आप इसको फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब और जो यूटेरस है इन दोनों के बीच में ये अवस्थित होता है, कौन, ओवेरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स, और ये हो गया हमारा वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल कैनाल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये लोकेशन हो गया, और इसके द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है, दो तीन ऐसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं। एस्ट्रोजन एक वहां से भी सेक्रेट होता है। ये सभी हार्मोन एक ही तरह के हैं। ठीक है, एक ही काम करते हैं, एक ही इनका कैरेक्टर है। ठीक है, अलग अलग जगह से सेक्रेट होते हैं। ये प्लेसेंटा से भी सेक्रेट होता है, आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेंटेन्स थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ लोग कह सकते हैं, या स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है तथा संपूर्ण प्रजनन वर्ष तक इन लक्षणों को बनाए रखता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करें, जो दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, जनरली ये प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है, और सबसे पहला चीज ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में काम करता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, जो हमने अपने इस स्लाइड में देखना है, कि जब ओवुलेशन होगा, मतलब ओवेरी निकल के यहाँ इसमें आएगा और ये फर्टिलाइज करेगा स्पर्म के साथ, तो इस समय में यहाँ पे एक और प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा होता है एक प्रोसेस। ये जो यूटेरस का आप इंटरनल वॉल देख रहे हैं, जिसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं, इसका भी डेवलपमेंट चल रहा होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे आता है और फिर ये एम्ब्रियो से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, यहीं पे डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट यहीं पे होता है। तो कहीं ना कहीं इस चाइल्ड को न्यूट्रिशन जो है वो इसी वॉल से मिलता है थ्रू प्लेसेंटा, तो इसका डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम लोग देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके खत्म होने के बाद इसका डेवलपमेंट शुरू होता है, और अगेन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड टाइम आता है तो उस समय में यही वॉल जो है ये रेप्चर्ड होकर के बाहर निकल जाते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एज ए रेड लिक्विड हमें देखने को मिलता है। बहुत लोग उसे ब्लड कहते हैं, बट दैट इज अ मिथ, दैट इज नॉट अ ब्लड। ठीक है, वो इसी भाग का जो हम लोग कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो दूसरा कुछ हार्मोन रिलीज होता है, जैसे रिलैक्सिन या इनहिबिन। ठीक है, तो रिलैक्सिन दोस्तों ये बर्थ के समय में, बच्चे के जन्म के समय में, जो अभी हमने देखा था सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स को ओपन करने का काम करता है। सर्विक्स को काफी ज्यादा रिलैक्स कर देता है, जिससे कि ये इसका ओपनिंग जो है ये अधिक बड़ा हो सके, जिससे कि आसानी से बच्चे का जन्म हो पाए। तो रिलैक्सिन का ये काम है। इसके अलावा एक और बर्थ हार्मोन हमने देखा था, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहाँ से, तो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है, लेकिन स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है। तो वहां से सेक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, ये भी बर्थ में मदद करता है। ठीक है, तो बर्थ हार्मोन इसको भी कहते हैं, और रिलैक्सिन भी बर्थ के समय में सेक्रेट होता है। तो रिलैक्सिन हो गया, इनहिबिन हो गया, इस तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। क्लियर। दूसरी हम लोग बात करें टेस्टिस की। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड इन द स्क्रोटम ऑफ मेल। द यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनिफरस टिब्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सब एंडोक्राइन सेल्स कॉल्ड लेडिक सेल्स। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का बात करें। कोई है क्या खाली? हाँ, तो अगर इसको हम लोग समझने की बात करते हैं तो ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पेनिस। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, और इसी के अंदर अवस्थित होते हैं दो टेस्टिस। टेस्टिस, अगर टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस को अगर मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह का टेस्टिस है, इसको ऐसे कट करके हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये काफी सारे टिब्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, काफी सारे टिब्यूल से बने होते हैं, और इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं। तो ये टिब्यूल्स कहलाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और इसके बीच में जो सेल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। और जो ये टिब्यूल्स हैं इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि कार्यात्मक, ठीक है, और आकृति वाला जो इकाई है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग टेस्टिस की। तो इसमें क्या होता है, स्क्रोटम में, मेल के जो स्क्रोटम है उसमें पाए जाते हैं दो टेस्टिस। जो एक टेस्टिस का जो एक फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल्स। और इन्हीं लेडिक सेल्स से कुछ मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन, जो कि सबसे प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, कुछ एंड्रोजन रिलीज होते हैं जिसमें कि सबसे प्रिंसिपल जो एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ से टेस्टिस से जो लेडिक सेल है उससे एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? सबसे पहला चीज, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको डेवलप करता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्टिमुलेट करता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स के फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा इनहिबिन, एक्टिन, ये सभी हार्मोन जो हैं सेक्रेट होते हैं टेस्टिस से। टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि ये हमारा तीनों ग्लैंड हो गया जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड थे। आज के सेशन में हमने देखा कि एड्रेनल ग्लैंड, पेंक्रियाज और गोनेड्स। ठीक है, इन तीनों से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा जठरांत्र पथ है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पथ, जो अभी हमने यहाँ पे अपने पिछले स्लाइड में देखा, यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो पथ हैं इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गए, ब्रूनर्स ग्लैंड हो गए। ठीक है, इस तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, और ये ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करते हैं। लेकिन आखिरकार इनको बताता कौन है कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया है एंजाइम सेक्रेट करने का? तो उसके लिए जो है इन्हीं ऑर्गन से कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सबसे पहला स्टोमक है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रीन हार्मोन सेक्रेट होता है, और इसी गैस्ट्रीन हार्मोन के सेक्रेशन के बाद जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पेप्सिन जो एंजाइम है वो सेक्रेट होता है। ठीक है,
दूसरा इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन दोस्तों इट वाज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो सेक्रेटिन ही था। और कहाँ से सेक्रेट होता है? इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है। ये क्या करता है? तो ये जो है निश्चित रूप से सेक्रेटिन नाम है तो कुछ ना कुछ सेक्रेट करवाएगा। तो जो इंटेस्टाइनल जूस जो है जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस करते हैं उसके सेक्रेशन में ये हेल्प करता है। दूसरा कोलेसाइटोकिनिन और ड्यूओक्राइनिन, इस तरह के कुछ हार्मोन हैं जो कि इंटेस्टाइन के थ्रू सेक्रेट होता है, के द्वारा सेक्रेट होता है। दूसरी बात करें हम लोग प्लेसेंटा, अभी हमने कहा था कि प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन फिर से प्लेसेंटा से भी रिलीज होंगे। 3 बार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का सेक्रेशन हमने देखा प्लेसेंटा से, एक ओवेरी से और दूसरा एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, इस तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। कोई जरूरी नहीं है हमें इस चीज को जानना, बट इतना समझना है कि इनसे भी, प्लेसेंटा से भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है। इवन हार्ट से भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिसको हम लोग एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर बोलते हैं, ANF बोलते हैं, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बढ़ाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लीवर से भी एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम लोग रेनिन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा स्किन है ये विटामिन डी का सिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम लोगों ने सूर्य के किरण में हम लोगों को विटामिन डी मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विटामिन डी का सिंथेसिस होता है स्किन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, स्किन भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये था दोस्तों हमारा जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसका आज ये लास्ट वीडियो था। 1 घंटे का वीडियो बन गया है लगभग, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हमने लिया। पिछला 2 वीडियो भी लगभग 30 मिनट 35 मिनट का है। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आसान बनाने का कोशिश किया, केवल उतने ही चीज़ों को इंक्लूड किया जो कि याद रखा जा सके, और याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस तरह के शॉर्ट नोट्स में कहानी को, कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद।